मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी मगर मेरे लिए इसने अच्छा ही सोचा था। मेरे शौहर इंग्लैंड में अपनी फैमिली समेत रहते थे, सो मैं भी निकाह के 6 माह के बाद रुखसत होकर इंग्लैंड आ गई। मैं बुनियादी तौर पर एक घरेलू औरत थी, मगर शौहर चाहते थे कि मैं जॉब करूं। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। मजीद कुछ कोर्सेज करने के बाद मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। दिन पुरसकून अंदाज में गुजरने लगे। देखते ही देखते अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पर ही होती थीं और बच्चों की देखभाल बआसानी कर लेती थीं। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की और छोटी बेटी शाइना 6 माह की हुई थी। इन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, मगर वो जाहिर ना होने देती थीं। अक्सर हानिया शिकायत करती कि दादो कमरे में किसी से बात करती हैं। मैं इसको चुप करवा देती कि फोन पर बात कर रही होंगी। वक्त गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। इन दिनों सास बेहद बीमार हो गई, हत्ता कि किसी से बात करना भी छोड़ गई। मैं इस सूरत हाल से काफी परेशान थी। डॉक्टर्स ने इनको अस्पताल में दाखिल कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ सास का भी ख्याल रखने लगी, मगर वो ना बच सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से करीब आने को कहा। मैंने इनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वो बोली, यहां से चले जाओ, यहां मत रहना। इनकी आवाज में न जाने क्या था कि मैं लरस कर रह गई। शौहर से जिक्र किया तो बोले, अस्पताल से जाने का कहती होंगी। इनको अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन इनकी मौत से हमारा घर का घर अफसुर्दा हो गया। एक माह इनको पाकिस्तान लाने और तदफीन वगैरह में लग गया। वापस घर पहुंची तो नौकरी की फिक्र हुई। शौहर से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए, तो वो बोले, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में तुम होगी तो इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं भी सोच में पड़ गई। हानिया तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर शाइना अभी छोटी थी, इसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, इसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल गई। तवील गैर हाजिरी के बाद काम का लोड था। आते आते शाम के 4 बज गए। भागम भाग बड़ी बेटी को लिए पड़ोसन के पास आई। देखा तो शाइना सो रही थी। बहुत शुक्रिया अदा किया। पड़ोसन ने चाय पे रोक लिया। चाय की तलब भी थी, सो मैं बैठ गई। इसका नाम सारा था और वो भी मुस्लिम थी। इसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने बेबी सीटर की तजवीज दी। वो कंपनी को जानती थी जहां से बेबी सीटर की खिदमत हासिल की जा सकती थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने फौरन आपका नंबर लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम आलिया था। उसी को बुलाने का कहा, क्योंकि सारा भी जरूरत के वक्त उसी को बुलाती थी। मैंने कंपनी को फोन किया और आलिया को भेजने का कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का वक्त दिया। मैं बेचैनी से इसका इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वो एक सुलझी हुई लड़की थी। उम्र 22 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए नौकरी कर रही थी। आलिया का सारा बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था। मुझे भी वो एक मुखलिस लड़की लगी और मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। जब इसे मालूम हुआ कि मैं इसे मुस्तकिल तौर पर रख रही हूँ, तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा कर लिया। अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। शाइना इसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान इसे मिल रहा था। वो जल्द ही दोस्त बन गई। मैं और मेरे शौहर बहुत मुतमईन हो गए और अपने अपने काम पे चले गए। शाइना एक खुश मिजाज बच्ची थी। वो 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। हानिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर बहुत उधम मचाती थीं। देखते ही देखते एक माह गुजर गया और आलिया ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की थी। कुछ दिनों से मैं ये देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को छोड़ देती और खुदा हाफिज कहकर निकल जाती। मैंने सोचा शायद इसकी माँ ठीक नहीं तो छुट्टी लेना चाहती होगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन इसे चाय पर रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने खुद ही से पूछा कि सब खैरियत है। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा और इसे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में एक उलझन सी थी। वो बोली, ऊपर दाएं कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम हैरान सी हो गई। वहां मेरी सास रहती थी।
मैंने कहा, क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं, बेबी वहां चली जाती है और बातें करती है, इसने बताया। मैं सोच में पड़ गई। वो इजाजत लेकर चली गई। रात को शौहर से ये बात की तो वो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचने लगी हो। शाइना अम्मी से बहुत करीब थी, उनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ऐसा ही था। अम्मा इसे बहुत लाड करती थीं। अगले दिन मैंने आलिया को भी समझा दिया, वो भी मुतमईन हो गई। उस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शौहर बहुत खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द घर आ जाएंगे। वक्त मुकर्ररा पर आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। बच्चियां टीवी पर कार्टून देख रही थीं। मैंने आलिया को सब औकात समझा दिए थे कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर इनके कमरे में ले जाए और खाना वो खा चुकी हैं। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खा ले। इमरजेंसी के तौर पर वो मुझे या मेरे शोहर को फोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं इसकी जिंदगी को दांव पर लगाकर जा रही हूँ। हमारे जाने के बाद आलिया ने दरवाजे बंद कर दिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर लीं। बाकी की वाकयात आलिया ने मुझे बताए, उसी की जबानी सुनिए। मिस्टर और मिसेस अहमद के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई। इनका खेलने का मूड था, चुनाचा मैं इनके साथ रही। ठीक 8 बजे मैंने इनको दूध का गिलास देने के बाद सोने के लिए ऊपर इनके कमरे में ले गई। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं जाने पहला कमरा मिसेस अहमद की सास यानी हानिया की दादी अम्मा का था। दूसरा मास्टर बेडरूम था जो वालदैन के इस्तेमाल में था। दूसरी जानिब बच्चियों का कमरा था। इन कमरों में अटैच बाथ भी थे। बच्चियों का कमरा खासा खुला था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे। इसके सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों के रैक और एक छोटा सा खैमा लगा था। ये खेलने की जगह थी। बच्चियां खैमे में बहुत खुशी से खेलती थीं। इसमें टॉर्च लाइट और कुछ खिलौने थे। नीचे एक नरम गद्दा बिछा हुआ था। बच्चियों के बिस्तर ठीक करने और इनको ब्रश करवाने के बाद इनके बिस्तर पर लिटा दिया। हानिया का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने एक कहानियों की किताब खिलौनों के रैक से निकाली जो हानिया की पसंदीदा थी और इसमें से कहानी सुनाने लगी। इस दौरान में शाइना सो गई थी। हानिया को शब बखैर कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थीं। मुझे कुछ भूख लग गई थी। मैंने फ्रिज में झांका तो पास्ता और एक पिज्जा मौजूद था। मैंने पिज्जे के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी तो माँ को फोन मिलाया। इनसे बात करके काफी सुकून महसूस हुआ। इनसे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो वो बोली, अक्सर नई जगह पर ऐसा होता है। दिन में जहाँ कोई उलझन नहीं होती, वहां रात में अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। तुम परेशान ना हो, 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ। वाकई मैं ख्वामख्वाह घबरा रही थी। फोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच ही रही थी कि अचानक ओवन की बीप हुई और मैं उछल पड़ी। ओहो, मुझे क्या हो गया है। मैंने खुद कलामी की और ओवन से पिज्जा निकालकर फ्रिज से एक सोडा कैन लेकर लाउंज में आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नजर दौड़ाई तो वो कहीं नजर ना आया। मैंने सोफा, कुशन, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया मगर इसे ना मिलना था ना मिला। थक कर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्जा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 नवाले ही खाए होंगे कि मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास आकर कान लगाए। उसी वक्त दोबारा हंसी की आवाज सुनाई दी। ये दोनों अभी तक सोई नहीं। मैं दिल में कहती ऊपर आ गई। कमरे का दरवाजा खुला था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैं इसे बंद करके गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी शाइना अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन हानिया का बिस्तर खाली था। मैंने नजर घुमाई तो खैमे में रोशनी नजर आई, साथ ही बच्ची का साया भी था। मैं खैमे की तरफ गई और नीचे बैठकर इसे खोलने लगी। हानिया, साथ ही मैंने धीरे से कहा, आपी, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज आई। मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो हानिया बेड के नीचे थी। इसने इशारा किया कि वो खैमे में नहीं है। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर खैमा खोल दिया। इसमें कोई ना था। टॉर्च जल रही थी।
मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शाइना को सोए हुए ही गोद में उठाया और हानिया का हाथ पकड़कर नीचे उतरती चली गई, मगर हानिया ने हाथ छुड़ाकर वापस ऊपर की तरफ जाना चाहा। मैंने इसे रुकने को कहा। शाइना को सोफे पर लिटाकर मैंने इसे बुलाया। मैं वापस जा रही हूँ सोने के लिए, इसने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो लारा थी, मेरी फ्रेंड। इमेजिनरी फ्रेंड, इसने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? मैंने परेशानी से पूछा। इसकी मामा आ गई थीं। वो मुझे अच्छी नहीं लगती, डराती हैं, वो नॉर्मल अंदाज में बता रही थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था। खैमे में जरूर कोई था। कौन था? या फिर मेरा वहम था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान हानिया ऊपर चली गई और मैं साकित बैठी छोटी को देखती रह गई। जो कुछ भी था इसका वास्ता ऊपर की मंजिल से था। मेरा वहम था या हकीकत? हानिया को नीचे ले आती हूँ जब तक इनके वालिदैन नहीं आ जाते। ये सोचकर मैं एक नजर सोई हुई शाइना पर डालकर ऊपर जाने लगी। राहदारी रोशन थी। दाएं जानिब भी कमरे का दरवाजा खुला था। ये वही कमरा था जहां अहमद साहब की वालदा रहती थी। ये कमरा उस दिन से हमेशा बंद था जब से छोटी बेटी शाइना वहां बातें करने लगी थी। ये दरवाजा क्यों खोल दिया हानिया ने? ये सोचती मैं कमरे के पास गई। हानिया, कहाँ हो आप? मैंने आवाज दी। साथ ही दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में आहट सुनी। कमरा खाली था। कमरे के वसत में बेड बिछा था। इसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी खिड़की थी। बेड के दूसरी तरफ एक दीवार गिर अलमारी थी। आहट वहीं से सुनाई दी थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। हानिया, आप यहाँ हो? मैंने इसके हैंडल को छुआ। उसी वक्त मेरे पांव पर किसी ने हाथ रखा। हानिया हमेशा बेड के नीचे छुपकर खेलती थी। मैंने देखे बिना कहा, यह खेलने का वक्त नहीं है। उसी दम पीछे से आवाज आई, आपी मैं यहाँ हूं। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो हानिया दरवाजे में खड़ी थी। तो ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक सफेद सा बाजू नजर आया और मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह दौड़ती हुई नीचे आ गई। हानिया मेरे साथ थी। मैं इस घर में नहीं रह सकती थी। मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा। अभी मैंने हानिया से कहा और शाइना को उठाना चाहा, मगर सोफा खाली था। शाइना वहां नहीं थी। शाइना के गायब हो जाने से मेरी हालत खैर हो गई। मैं चीख चीख कर इसे आवाजें देने लगी। हानिया भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी। मेरा जहन मौफ हो गया था। हानिया मुझसे लगकर रोने लगी। इसे रोता देखकर मैंने खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों की निगरान थी। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दे सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चियों की हिफाजत करनी होगी। मैंने आंसू पोंछ डाले। हानिया को साथ लिया, इसको तसल्ली दी और कहा कि हमें शाइना को ढूंढना है। हम इसे पूरे घर में तलाश करेंगे। वो कहीं नहीं जा सकती। वो यहीं होगी, इसी घर में। ये सब समझाने के बाद मैंने शाइना को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के अलावा एक स्टडी रूम भी था। मैं वहां गई। हानिया भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। मैंने शाइना को आवाज दी मगर कोई जवाब न मिला। हानिया बाहर निकल गई। मैं इसके पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने सोचा फोन करूं और मिसेस अहमद को ये सब बताऊं, मगर वो मेरी बात का यकीन ना करती और शाइना का ख्याल ना रखने के लिए उल्टा मुझे सरजनिश करती। मैंने शाइना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कहाँ जा सकती है? कहीं अपनी दादी अम्मा के कमरे में तो नहीं चली गई? ये ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस कमरे में ही वो हाथ दिखाई दिया था, मगर बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ ना करती। मैं सीढ़ियों के करीब आई। उसी वक्त मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से ही आ रही थी। शाइना वो ऊपर थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। हानिया मुझे रोकना चाहती थी मगर मैंने इसे वहीं रुकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। राहदारी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं वहीं खड़े सुनने की कोशिश कर रही थी कि आवाज कहाँ से आई थी। उसी वक्त मैंने दोबारा रोने की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल मध्यम सी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई कमरे के करीब आई। वही खौफनाक कमरा। मैंने दरवाजे से कान लगाया। आवाज अंदर से आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया मगर वो ना घूमा। दरवाजा लॉक था। मेरा सर भारी होने लगा। ये दरवाजा खुला था जब मैं और हानिया नीचे भागे थे, मगर अब ये लॉक था और छोटी बेटी शाइना अंदर थी। इसे खोलना होगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाया मगर वो ना खुला। रोने की आवाज बंद हो गई थी। मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा। उसी वक्त राहदारी के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक रूह नजर आई।
जो शायद लौरा की माँ थी। इस मंजर की याद मुझे उम्र भर दहलाती रहेगी। वो एक औरत थी मगर इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और लिबास मटियाला जिस पर खून के धब्बे स्याह हो चुके थे। इसने मुझे देखा और खौफ से मेरी हालत खैर होने लगी। वो जमीन पर नहीं बल्कि छत से लगी थी, इसके पांव हवा में थे। उसी वक्त हानिया भी ऊपर आ गई। उसने एक फलक शिगाफ चीख मारी और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और हानिया एक झटके से उसमें चली गई। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी चीख गले में घुट कर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी, उसी वक्त वो मेरे कान के करीब चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो। वो तो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो हानिया की चीख की आवाज थी। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। यहाँ तक कि वाकयात आलिया ने मुझे सुनाए। हम जब खाने के बाद घर पहुंचे तो गाड़ी से निकलते ही हमें हानिया की चीख सुनाई दी। मैं और मेरे शौहर गाड़ी बंद करना भूलकर अंदर की तरफ भागे तो आलिया सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून बह रहा था। हानिया और शाइना ऊपर चिल्ला रही थीं, साथ ही दरवाजा पीटने की आवाजें भी आ रही थीं। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। आलिया की हालत काफी खराब थी। मेरे शौहर ने एम्बुलेंस को फोन किया और मैं ऊपर भागी। ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरी सास के कमरे से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर दोनों बच्चियां बंद थीं, रो रो कर बुरा हाल था। हानिया के बाएं गाल पर नील पड़ा था और होंठ भी फटा हुआ था। इसने मुझे देखा तो रोती हुई मुझसे लिपट गई। शाइना जमीन पर लेटी थी, इसके हाथ में एक डायरी थी। मैंने इसे गोद में लिया और नीचे आ गई। आलिया के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। वो अभी तक बेहोशी थी। हानिया इसे देखकर आपी आपी चिल्लाने लगी, आपी को क्या हुआ? वो मुझसे पूछ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। आलिया की वालदा को इत्तला दे दी गई, वो भी वहां आ गई थीं। डॉक्टरों ने बताया कि आलिया को गहरी चोटें नहीं हैं, वो जल्द ठीक हो जाएगी और हानिया को भी दवा दे दी। हानिया ने मुझे बताया कि दादी अम्मा इसे कमरे में ले गई थीं और शाइना को भी। हमने वहां यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थीं। शाइना के पास जो डायरी थी वो मेरी सास महरूमा की थी। इसको पढ़ा तो मालूम हुआ इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को कातिल का सुराग ना मिल सका था। बाद में मालूम हुआ कि बाप ही इन दोनों का कातिल था। इनकी रूह अब तक वहीं थी। वो वहां किसी को आबाद नहीं देख सकती थी। मेरी सास ने एक रूहानी अमल के जरिए इनको अपने कमरे तक महदूद रखा था, मगर इनकी वफात के बाद वो बच्चियों पर हावी होने लगी थीं। दूसरे रोज आलिया ने जब ये सब वाकयात सुनाए तो मुझे अपनी सास की बात याद आई कि यहाँ से चले जाना, यहाँ मत रुकना। आलिया ने जो किया मैं इसका बदला नहीं दे सकती थी। इसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने उसी हफ्ते मकान बदल लिया। इस अरसे में मैं बच्चों के साथ एक मिलने वाले के घर रही। मेरी बच्चियां और आलिया आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आलिया और इसकी वालदा हमारे घर के फर्द की तरह है।